नमस्कार। बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां बनी हुई हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक तरह से मुफ्त मिल रही है हमें और ये जापान की सौगात है हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ, हकीकत क्या है। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर भी होगा, उसमें समुद्र के नीचे भी जाएगी ये। तो इस प्रोजेक्ट की जो पूरी कीमत है वो 1,10,000 करोड़ है। इस 1,10,000 करोड़ में से जापान हमें 88,000 करोड़ का कर्ज दे रहा है और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, बहुत ही इसकी बहुत इज्जत है इस इंस्टीट्यूट की। तो IIM अहमदाबाद की एक रिपोर्ट है, डेडिकेटेड हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क्स इन इंडिया, इश्यूज इन डेवलपमेंट। तो जब बुलेट ट्रेन को चलते हुए 15 साल पूरे हो जाएंगे तो 16वें साल से हमने 88,000 करोड़ का कर्ज जो है वो जापान को वापस करना है 0.1 इंटरेस्ट के साथ। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इफ़ द रेलवे सेट द टिकट प्राइस एट 1,500 फॉर 300 किलोमीटर ड्राइव पर पर्सन 15 ईयर्स आफ्टर द ऑपरेशन, अगर रेलवे 16वें साल में 300 किलोमीटर के लिए 1,500 रुपये किराया तय करती है तो उसे 88,000 से 1,10,000 यात्री रोज़ उसे लाने ले जाने होंगे, फेरी करने होंगे। यानी बुलेट ट्रेन को रोज़ करीब 100 ट्रिप लगाने होंगे, तब जाकर ये लोन टाइम पर वापस हो पाएगा। अब आप कल्पना कीजिए क्या बुलेट ट्रेन 100 ट्रिप लगा सकती है एक दिन में अहमदाबाद और मुंबई के बीच? पहली बात ये है। दूसरी बात, ये M.K. वेणु का कहना है द वायर के कि जो वापसी होगी कर्ज की वो 88,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा रुपया वो डेप्रिशिएट करता रहता है, डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत कम होती रहती है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो जापानी येन है वो स्थिर है, लेकिन हमारे रुपए की कीमत कम होती जाती है डॉलर के मुकाबले। फ़िलहाल जो है रेट वो 3% का है साल का, और अगर 15 साल बाद, ऑपरेशन के 15 साल बाद, यानी सन 2038 में, ज़रूरी नहीं कि जो आज रुपए की कीमत है वो तब भी हो, और डेप्रिशिएट होगी, कम होगी, ये इतिहास बताता है। तो हो सकता है कि 88,000 करोड़ से ज़्यादा हमें देना पड़े। ये एक कैलकुलेशन ये भी है। अच्छा, फिर जो होता है एक्सचेंज रेट जो होता है करेंसी का, वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से मापा जाता है। ये 3% का मैंने आपको बता दिया है। तो हो सकता है कि जब हम कर्ज वापसी शुरू करें 88,000 करोड़ की संख्या बढ़कर 1,50,000 करोड़ हो चुकी हो, अगर हम 3% को मानकर चलते हैं रुपए की कीमत में कमी। ये कर्ज जो है ये सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई के रूट का है। जैसा कि कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि डायमंड क्वाड्रिलैटरल नाम दिया जा रहा है कि उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी और पूर्वी भारत में भी इस तरह की बुलेट ट्रेन चलेगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय कर्ज कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 18 साल बाद कर्ज उसको भी चुकाना पड़ेगा, 18 या 20 या जब भी वो कमाना शुरू करेगा। तो हमारा एक एक बच्चा कर्जदार पैदा हो रहा है। ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को कि जो 0.1% इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, वो ना के बराबर है, कम है, लेकिन ऐसा है नहीं। जापान के जो बैंक हैं वो अपने 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड पर सिर्फ 0.04% ब्याज देते हैं। हमारे भारत में हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं बैंकों के, वो 6.5% देते हैं, 6.5% देते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है, जापान के जो बैंक हैं, उनमें पैसा भरा हुआ है, तो उससे उनकी इकोनॉमी को थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जापानी चाहते हैं, जापान भी चाहता है कि उसका पैसा बाहर निकले, सर्कुलेशन में आए। तो ये जो पैसा हमें दिया जा रहा है 88,000 करोड़, ये वापस जापान जाएगा एक तरह से, क्योंकि हम वहाँ से उनके सामान भी खरीदेंगे, उनके सर्विसेज भी खरीदेंगे और चीज़ें भी खरीदेंगे। तो जापान एक विन विन सिचुएशन में है और हमारे यहाँ पर ये कर्जा चढ़ेगा। डॉक्टर ई श्रीधरन हैं जिन्होंने दिल्ली की मेट्रो बनाई, सही टाइम पे बनाई, बल्कि टाइम से पहले बनाई। 10 साल का टारगेट था, 7 साल 3 महीने में बनाई। उनका कहना था नागपुर में कि भारत अभी बुलेट ट्रेन के लिए तैयार नहीं है, कम से कम 8 या 10 साल तो तैयार नहीं है। ज़रूरत ये है कि जो भारत की जो हमारी पारंपरिक रेलवे व्यवस्था है, चरमराई हुई है,
आए दिन हम गाड़ियों के पटरी से उतरने या दुर्घटना की खबर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सुरेश प्रभु जो पहले रेल मंत्री थे, उनके एक एस्टिमेट के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक हमें 1,20,00,000 करोड़ ही चाहिए सिर्फ पूरे भारत की रेल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पटरियां बदलने के लिए, डिब्बों को बेहतर बनाने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए 1,20,000 करोड़ पूरे भारत के लिए चाहिए। यहाँ 1,10,000 करोड़ एक गाड़ी पर है। तो ज़रूरत तो ये है कि जो हमारी मौजूदा व्यवस्था है, रेल की व्यवस्था है, उसी को दुरुस्त किया जाए, पटरियां बदली जाएं, डबल ट्रैक बनाए जाएं, डिब्बे बेहतर हों, यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो, सेवाएं बेहतर हों। ज़रूरत तो ये है, प्राथमिकता तो ये है। और बुलेट ट्रेन को लेकर जो भ्रांतियां थी, हमें लगता है कि ये जो सूचना अब सामने आ रही है, उससे सबकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। इकोनॉमिक टाइम्स एक ऐसा अखबार है जिसकी बहुत इज्जत है, लोग उसे ध्यान से पढ़ते हैं। जो कुछ उसमें छपता है उसे नोटिस किया जाता है, उस पर यकीन किया जाता है, उसकी विश्वसनीयता बहुत अरसे से बनी हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल है क्रेडिट स्विस की तरफ से, तो उसमें नीलकंठ मिश्रा हैं जो इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट है। उनका ये कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त गहरे कोहरे के दौर से गुजर रही है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, गहरे कोहरे से गुजर रही है। और इसका असर ये होगा कि आने वाले सालों में भी जीडीपी कम होने की उम्मीद है। बहरहाल ऐसा क्यों है? प्रोफेसर हिमांशु हैं जेएनयू के, उनका ये कहना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीमी पड़ गई, उसकी रफ्तार मंदी हो गई है। उसके उन्होंने 3 कारण गिनाए हैं कि एक तो ये है कि सन 2014 में जब मौजूदा सरकार आई थी तो पूरी दुनिया में जो कच्चे तेल की कीमतें गिर गई थी, उससे जो कमोडिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उनकी कीमतें भी गिर गई थी। तो इसकी वजह से किसानों की आमदन पे बहुत फ़र्क पड़ा, उनकी आमदन कम हुई, उनकी इनकम कम हुई। फिर सन 2014 2015 ये 2 ऐसे साल थे जब एक के बाद एक सूखा पड़ा। आज़ादी के बाद तीसरी बार ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक लगातार 2 साल सूखा पड़ा, सन 2014 और सन 2015। इसकी वजह से सन 2014 में जो जीडीपी कृषि से, खेती से आता है, उसमें कमी आनी शुरू हुई और 2015 तक आते आते ये कमी इतनी हो गई कि ऐसा लगा कि जो बार के ग्राफ जो होते हैं वो एकदम समतल है, नीचे आ गए हैं ही नहीं। क्योंकि हकीकत ये थी कि इस सब की वजह से नई नौकरियां नहीं बन पा रही थीं, तनख्वाहें कम हो रही थीं, छटनियाँ हो रही थीं और लोग पैसे नहीं ला रहे थे मार्केट में और महंगाई भी बढ़ रही थी। अब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लीजिए, ये प्रोफेसर हिमांशु के मुताबिक निर्माण का जो सेक्टर होता है जिसमें इमारतें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं और चीज़ें बनती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एक ये ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां मिलती हैं, लोगों को काम मिलता है, नौकरी तो नहीं कहूँगा, काम मिलता है, चाहे वो दिहाड़ी पे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो। कंस्ट्रक्शन की जीडीपी भी, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो नेशनल इनकम में जो कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का हिस्सा है, वो भी नीचे आना शुरू हुआ। आज क्या हाल है कंस्ट्रक्शन का हम सब जानते हैं। सिर्फ दिल्ली के ही इलाके में, एनसीआर जो जिसे हम कहते हैं, अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा से वापस आ रहे हों और नोएडा से होकर हमें दिल्ली जाना हो तो आपको कंक्रीट के कंकाल खड़े मिलेंगे, मतलब बिल्डिंगें, उनके कंकाल खड़े हो चुके हैं, स्केलेटन खड़े हो चुके हैं, स्ट्रक्चर, लेकिन काम रुका हुआ क्योंकि पैसा नहीं है। मैंने खुद गिनती करी और जहाँ पहला वो स्ट्रक्चर आता है कंक्रीट का यमुना एक्सप्रेसवे पर, वहाँ से लेकर अक्षरधाम तक ये पूरा इलाका है, करीब 1200 ऐसे स्केलेटन्स हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, काम नहीं हो रहा उनमें। तो इससे भी पता चला कि हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आनी शुरू हुई। 2016 मॉनसून ठीक था, हालात भी बेहतर होने शुरू हो गए थे, तब एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं, नोटबंदी। नोटबंदी की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। हमने इतना सारा पैसा इनफॉर्मल इकॉनमी से निकाल लिया, मतलब 86% पैसा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसको हमने निकाल दिया। उसके परिणाम अब हम देख रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, नौकरियां चली गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, 99% पैसा बैंकों में वापस आ गया है। जो सोचा गया था कि काला पैसा बाहर निकल जाएगा बैंकों से, वो वापस आ चुका है।
वो लेजिट हो गया है। बेशक वित्त मंत्री कहते रहे कि लेजिटिमेट नहीं हुआ है, वो लेजिट हो गया है पैसा। आप पेनल्टी लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बैंकों ने भी अपने ब्याज की दर नीचे कर दी, 3.5% कर दी। अर्थव्यवस्था पर इतना भारी असर पड़ा है कि लोग अपना अपना पैसा रोक कर बैठे हैं। अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं जा रहा, सर्कुलेशन नहीं हो रही, बहुत कम हो रही है। अब जब इस प्रकार की स्थिति हो तो प्राथमिकता तो ये बनती है कि हमारी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे रियल एस्टेट सेक्टर को खड़ा किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से शुरू किया जाए जो बहुत नीचे हो गई है। जीएसटी का असर अभी से होना शुरू हो गया, दिख रहा है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनकी तैयारी भी नहीं की गई थी और जिनको ढंग से लोगों को तैयार करके उन पर लागू नहीं किया गया था, थोप दिया गया एकदम, और उसके नतीजे सामने हैं। हमारी प्राथमिकता क्या हो ये आप ही तय करें। नई नौकरियां, बेहतर इकोनॉमी, या जो हम देखते हैं पिछले 3 साल 4 महीने में। नमस्कार।